जब हम लोगों ने डाटा को यहाँ से विजुलाइज करवाया था, तो हमारे पास इस तरह से शार्प पीक्स आ रही हैं। ठीक, तो उसने मूविंग एवरेज मेथड को यूज करके इसमें यानी एक रोलिंग स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया, ताकि इसकी जो कर्व है वो थोड़ी सी स्मूथ हो सके। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि यानी जो यहाँ पे मेथड यूज हुआ हुआ है मूविंग एवरेज का। सो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक सर्टेन विंडो विंडो असाइन करते हैं, और हम उस हिसाब से मतलब वो प्रीवियस वैल्यूज को ऐड करता है करंट वैल्यू मतलब प्रिडिक्ट करवाने के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर इसकी थ्योरी देखें, इधर भी उसने बताई हुई थी। ये सो बेसिकली मीन, अगर हम दो इस तरह से डाटा वैल्यूज हैं T1 एंड T2, ठीक, उसका मीन ले रहे हैं और T45 का ले रहे हैं, तो अपेरेंटली इट विल बी द सेम। ठीक, और नहीं तो वो वेरिएंस कांस्टेंट के अराउंड ही होगा उसका मीन। ठीक, और डिफरेंस अगर हुआ भी तो बहुत ही कम होगा। ये हमें पता है कि स्टेशनरी टाइम सीरीज डाटा की है एक डेफिनेशन, बेसिकली उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर स्टेशनरी रही होता तो हम उसको रोलिंग स्टैटिस्टिक्स से स्टेशनरी करवा सकते हैं। ठीक, और इसमें हम स्पेसिफिक विंडो साइज देते हैं। जस्ट लाइक अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि विंडो अगर हमने टू साइज रखे, यानी टू है, टू वैल्यूज सिलेक्ट किए हैं हमने, हाउ मेनी वैल्यूज वी विल बी टेकिंग, तो ये टू है। और इसमें फॉर एग्जांपल T1 पे तो ब्लैंक ही होगी फॉर श्योर, उससे पहले वाली कोई वैल्यू नहीं है जिसे मिला के मीन निकालेगा। लेकिन अगर T2 पॉइंट है, तो वो T2 पॉइंट, क्योंकि मैंने दो लिए विंडोज, तो इसमें से वो जो देखेगा कि एक तो ही करंट वैल्यू होगी। जैसे T2 का अगर मैंने मूविंग एवरेज निकालना है, तो एक तो ही वैल्यू है, और क्योंकि विंडोज टू है, तो इसका मतलब है कि एक इससे पहले वाली वैल्यू लूंगी तो ये दो टोटल टू हो जाएंगी विंडो, यानी टू बन जाएगी इसकी। और इसका फिर वो एवरेज निकालेगा। ठीक, उसके बाद अगर मुझे T3 का उसने नेक्स्ट एवरेज निकालना होगा, तो विंडो क्योंकि टू ही है, तो एक तो ही करंट वैल्यू सिलेक्ट होगी और एक इससे पिछली वाली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब ये T2 और T1 T3 की यानी मूविंग एवरेज, जो एवरेज वैल्यू निकाल के वो इधर दिखेगा। ठीक, तो इसलिए इसे कह रहे हैं कि मूविंग एवरेज, यानी ये बार बार आगे आगे जैसे आप मूव कर रहे होगे ना, तो विंडो भी स्लाइड करती जा रही है। ठीक, तो जितनी इसकी विंडो की जो विड्थ है, वो उस हिसाब से जितने हमने यहाँ पे विंडो के साइज, यानी यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो टू, यहाँ पे फाइव लिखा होता तो वो अप टू मतलब एक करंट वैल्यू और पिछली चार वैल्यूज को इकट्ठे मिला के उसका मीन लेके उसकी जगह पे प्लेस करवाता। सो दिस इज मूविंग एवरेज। ओके, सो इट इज इजी राइट? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसने सिंपली अभी ही किया, मूविंग एवरेज अप्लाई किया। ठीक, इसने यहाँ पे डाटा फ्रेम की फर्स्ट 50 रोज बेसिकली लेके सारे डाटा फ्रेम पे अप्लाई नहीं किया अभी, और रोलिंग दो रोलिंग करके विंडोज ने फाइव सेलेक्ट की है। ठीक, यानी करंट वैल्यूज एक होगी और एक चार वैल्यूज पिछली आएंगी, और उनका एवरेज लेके वो वैल्यू वहां पे पुट करेगा। सही, तो फिर उसके बाद उसने यहाँ पे इसको शो करवाया रेड से। तो अब आप देखें, तो ये इस वाली ऊपर वाली ग्राफ में जो ब्लू में लाइन शो हो रही है उसी डाटा फ्रेम की, और ये नीचे उसी डाटा फ्रेम की रेड में शो हो रही है। रिलेटिवली कर्व्स आर स्मूदर, राइट? ग्राफ अब थोड़ा स्मूथनेस आई है उसमें। तो जब हम इस तरह से मूविंग एवरेज कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में सिंपल यही है कि हम लोगों ने इसमें अल्फा की वैल्यू एक असाइन करनी होती है, यानी स्मूथिंग लेवल एक असाइन कर देते हैं कि किस लेवल तक वो फर्द इसमें जो है स्मूथनेस को लेके चलेगा। ठीक, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में। तो यहाँ पे उसने दो कंपैरिजन की हुई है कि एक में उसने सिर्फ 0.2 लिखा, मतलब स्मूथिंग का लेवल एडजस्ट किया 0.2, और दूसरे में 0.8। तो जो रेड वाला था, ब्लू वाला है, वो उसमें वो ये वाला है जो कि जिसमें कम यानी ये ब्लू वाली ये लाइन है, ठीक है ना? सो इस वाली ब्लू लाइन में अगर आप देखें तो ये 0.2 वाले स्मूथनेस लेवल है, और रेड वाली 0.8 वाला स्मूथनेस लेवल, और जो ब्लैक सी लाइन जा रही है ये एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल डाटा। सो दिस इज द डिफरेंस आफ्टर स्मूथिंग। ठीक है, कि हम पैरामीटर अल्फा का हमने सेलेक्ट किया तो उस हिसाब से ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो जिस तरह से स्मूथनेस लेवल बढ़ा है तो वो तकरीबन अब रिलेटिवली कहने के सिमिलर लग रहा है एक्चुअल वैल्यू से भी।
थोड़ा सा ज्यादा उसमें है, ठीक, लेकिन अल्फा वैल्यू कम है तो ये बिल्कुल ही कर्व शेप भी आ गई वैल्यू, स्मूथनेस ज्यादा, वो स्मूथनेस के लेवल इस तरह से है, ठीक। 0.2 relatively कम है 0.8 की निस्बत, राइट। सो इसलिए इसका शेप में भी डिफरेंस इस तरह से है। उसके बाद फर्दर हम इसको एक्सपेंड करते हैं होल्ड मेथड से, जो जिसको लीनियर एक्सपोनेंशियल मेथड भी कहते हैं, ठीक। इसकी दो एजम्पशंस हैं, एक तो ये कि डाटा लीनियर होना चाहिए, और दूसरा ये कि पहले वाले, इसमें दो लाइन ऑफ कोड्स हैं बेसिकली, तो पहले वाले में तो ये एजम्पशन होती है कि डाटा लीनियर है, ठीक, लीनियर ट्रेंड के हिसाब से उसे फिक्स करता है, फिर दूसरी लाइन ऑफ कोड के अंदर वो इसमें एक्सपोनेंशियल ट्रेंड देख रहा है, ठीक। तो ये दो मिला के इसमें होल्ट मेथड है, सही। तब उसने होल्ट मेथड की यहाँ पे बताया कि स्मूथिंग की है उसने। सो अब इसने ब्लू और आर रेड वाली लाइन से ये शो किया हॉट मेथड को, यानी जब पहले सिर्फ लीनियर मेथड अप्लाई, लीनियर ट्रेंड अप्लाई किया था, और फिर जब सेकंड वाले में, रेड वाले में उसने एक्सपोनेंशियल ट्रेंड भी अप्लाई किया। ओके। सो लीनियर में वो आगे साथ ये भी बता रहा है कि जो ब्लू वाला है वो इतना फिट नहीं हो बैठा एज कम्पेयर टू रेड वन, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्लॉट ब्लैक वाला साथ नजर आ रहा है, तो ब्लू बिल्कुल ही उससे ऊपर नीचे ज्यादा मतलब कि वो सही फिट नहीं बैठ रहा। जो रेड वाला है उसमें वो ज्यादा सही वो जा रहा है ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक। यानी जो रेड वाला था वो क्या थी, वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सेकंड वाली है, ठीक है ना, तो इसलिए वो सेकंड वाले को कह रहे हैं कि वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है रेड वाले का एज कम्पेयर टू ब्लू, तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं। यस मिस। ओके, सो वैसे हमने इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, इसलिए मैं जरा इसको अभी सिर्फ गो थ्रू करूँगी जल्दी जल्दी, तो भी हम इसे प्रोजेक्ट में अप्लाई करके भी देखेंगे फिलहाल के लिए। अब उसने एक और डाटा सेट लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे उसने इस डाटा सेट में बेसिकली हम देखें तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही जा रहा है, ठीक है। और इसमें कोई हमें ये नहीं पता चल रहा है कि रेगुलर इंटरवल से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न इतना कोई वाजिया शो हो रहा हो, लाइक सीजनैलिटी इसमें ऐसे कोई वाजे नहीं, और स्टेशनैरिटी जो अगर देखें तो हमें मतलब पता चल रहा है कि कॉन्स्टेंटली मीन, क्योंकि रेगुलर जो अपवर्ड ट्रेंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मीन भी इसका कांस्टेंट नहीं होगा, वो हम इससे निकाल के भी यहाँ से देख सकते हैं वैल्यूज, ठीक। तो बहरहाल इसने यहाँ पे डिकम्पोजिशन की है, ठीक। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बाद इस तरह से रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसकी प्लाट की, यानी उसने जो इसके कंपोनेंट्स है ना टाइम सीरीज के, उसमें इसको डिकम्पोज कर दिया हुआ टाइम सीरीज को। तो यानी उसके कौन से थे, ट्रेंड था, सीजनैलिटी थी, रिजाइडर, ठीक है, जो इन रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में उसने अब इसको डिस्प्ले भी यहाँ पे करवाया, ठीक। तो अ, ताकि हम इंडिविजुअली देख सकें कि हर सीजनैलिटी, अब देखें तो जीरो बिल्कुल यहाँ पे लाइन देखें, स्ट्रेट लाइन है, यानी कोई सीजनैलिटी नहीं है इसमें, ठीक। ट्रेंड थोड़ा सा ये जो पहले भी ग्राफ में नजर आता है कि अपर ट्रेंड ही है, और ये एक्चुअल वैल्यू का डाटा सेट है। ओके, सो उसके बाद अगेन हम लोगों ने जब ये इसने डाटा की स्मूथनेस कर दी है, उसको देख लिया, उसकी डिकम्पोजिशन करके भी कि क्या एग्जैक्टली सीजनैलिटी है उसमें नहीं है, हमें पता चल गया ट्रेंड है, रिजल्ट और एक्चुअल वैल्यूज के सारा आपस में कंपेयर कर लिया। उसके बाद हमने ये चीज़ चेक करनी है कि वेदर इट इज स्टेशनरी और नॉट, उसके लिए एडीएफ फुलर टेस्ट लगाया हुआ। सिंपली हमें पता कि हमने कल भी देखा था कि 0 1 की वैल्यूज को क्या एक्सेस कर रहा है, एडीएफ स्टैटिस्टिक्स को और पी वैल्यू को, और वो पी वैल्यू हम फिर लेटर ऑन यूज करते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए अपने हाइपोथेसिस को कि क्या वो वाकई स्टेशनरी है या नहीं है। तो इस तरह से इसने सिंपल एक इधर आइडिया दिया है इनिशियल स्टार्ट के लिए, कि कैसे हम एनालिसिस टाइम सीरीज का करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। यस मिस, क्लियर है। बाकी बाकी पार्टिसिपेंट्स। यस मैम। ओके ओके, सही, चले अब इसको मैं यही चीज़ है जो हमने वीएस कोड पे भी अब प्रोजेक्ट मैंने एक थोड़ा सा देखा था, तो इसमें भी अब हम करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होगा। सो ओके, सो हमारे पास ये बिटकॉइन का एक डाटा सेट है, तो मैंने इसको फोल्डर में ओपन नहीं किया हुआ, एक मिनट। ये वाला,
ओके, तो इसमें बिटकॉइन का ये डाटा सेट है इस तरह से, जिसमें डेट, प्राइस, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम और परसेंटेज चेंज के बारे में बताया हुआ है। तो ये बेसिकली डेट वाइज इसमें उसने उसकी प्राइसिंग का बताया हुआ है कि कहाँ, मतलब कि कितनी अपर और लोअर लिमिट के साथ क्या प्राइस उसकी चल रही थी और परसेंटेज चेंज कितना आया। ठीक, तो उसी डाटा सेट को हमने यहाँ पे लोड किया। और रिलेटिव ये सारी जो लाइब्रेरीज है, मजीद भी आगे मैंने इंपोर्ट किया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा नीट करना है नोटबुक को। बट फॉर नाउ इसको देख लेते हैं, फिलहाल के लिए इसी तरह ही। पार्स डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बिटकॉइन की प्राइस के साथ एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम साथ पार्स डेट जब करते हैं तो वो इसमें, और इंडेक्स कॉलम भी डेट का लिया है इसमें क्योंकि डेट का कॉलम था। ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि उसी का ही वो इंडेक्स, हम उसी को इंडेक्स के तौर पे ले लें। ठीक है, और पार्सिंग करें। पार्सिंग का मतलब ये है कि उसको डेट का जो अपना फॉर्मेट है ना, डेट टाइम का फॉर्मेट, उसमें इसको देखे। ठीक, टाइम बेस्ड ऑपरेशन ताकि परफॉर्म हो सके, वरना हमें वो बाद में भी हमें करना पड़ता है पीडी डॉट टू डेटा फ्रेम, टू डेट टाइम करके। वो भी हम खुद भी करते हैं, लेकिन पार्स डेट यहाँ से करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको फिर डेट टाइम वाले उस फॉर्मेट में समझ लेगा। ठीक, तो हमने जब इंडेक्स का कॉलम डिफाइन किया डेट से, सही, तो यहाँ पे उसने, आप देखेंगे तो इस तरह से वो डेट का कॉलम यू शो हो रहा है इसमें क्योंकि इंडेक्स के तौर पे है। लेकिन जब अगर हम इसे रीसेट इंडेक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपने देखा था पहले भी एक आधा दफा कि यहाँ पे इंडेक्स का और बाय डिफॉल्ट एक कॉलम आता है 0 1 2 3 4, इस तरह से इंडेक्सिंग लिखी होनी थी। ठीक, और ये डेट का कॉलम इसी तरह यहाँ पे होना था जैसे प्राइस का, और आगे सो ऑन वो चल रहा होना था कॉलम्स का, नहीं। ठीक, और इस यहाँ पे, लेकिन जब हमने रीसेट इंडेक्स कर दिया तो उसने ये वाले जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग थी उसको खत्म किया और डेट को ही एज अ डिफॉल्ट इंडेक्सिंग दिया, यानी हर रो का लेबल अब भी कोई ना कोई डेट है, एक स्पेसिफिक डेट। ठीक, ओके, सो अब इसमें थोड़ी सी मैंने प्री प्रोसेसिंग की है। सही, तो प्री प्रोसेसिंग थोड़ी सी सिंपल ये ही है कि एक तो अगर मैं ये ना करूँ तो उसमें उसमें यहाँ पे अगर डाटा, अगर आप देखें तो कोमास शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, 47,809.6, राइट। तो एक तो ये चीज़ थोड़ी सी इशू क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और दूसरा ये जो परसेंटेज के साइंस लगे हुए हैं, ठीक, तो ये एज अ स्ट्रिंग उसको ले रहा होगा परसेंटेज के साइंस, स्पेशल कैरेक्टर को वो प्रोसेस करने में इशू ना हो। तो उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली जो ये वाले कॉलम्स थे जिनमें कोमा था उसको मैंने सिंपल रिप्लेस कर दिया, किसी भी चीज़ से नहीं किया। ठीक है, रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ नहीं दी, तो असल में यहाँ से सारे कोमास खत्म हो जाएंगे इन सारे जो कॉलम्स में थे। और उन वैल्यूज को मैं फ्लोट टाइप में लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पॉइंट्स में वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने उनको फ्लोट टाइप में डाटा टाइप की कन्वर्ट कर दी। ठीक, और जो परसेंटेज चेंज में चेंज का स्ट्रिंग थी उसको भी मैंने रिप्लेस करवाया किसी नथिंग्स। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया रिप्लेसमेंट में, तो इसमें वो परसेंटेज कॉलम इस तरह से रिमूव हो जाएगा। और इसको भी परसेंटेज चेंज को भी मैं कह रही हूँ कि एज अ फ्लोट डाटा टाइप उसकी हो। ठीक, तो ये सिंपल सी प्री प्रोसेसिंग थी, उसके बाद ये डाटा इस तरह से मेरे पास आ गया। ओके, सो क्योंकि अब इसको ये डेट कॉलम को इंडेक्स ले रहा है ना, तो इंडेक्स है तो वो कॉलम्स में आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो मैंने ठीक है, ये ओके, सो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा ओके, सो इसके बाद मैंने प्री प्रोसेसिंग के बाद, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज कि मैंने उसमें स्टेशनरिटी चेक करनी है कि क्या वाकई स्टेशनरी है डाटा या नहीं। तो उसके लिए हम एज यूजुअल जो एडीएफ फुलर टेस्ट अप्लाई कर रहे थे। ठीक, तो मैंने इसमें क्योंकि मैं प्राइस प्रिडिक्ट करवाऊंगी आगे, तो इसलिए उसमें प्राइस की उसने देखा स्टेशनरिटी है या नहीं है। ठीक है, उसने फिलहाल वैसे यहाँ पे प्राइस ही, आई गेस हम ओवरऑल डाटा फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइस का लिया हुआ है। ठीक, तो मैम पता है यस सर। आपने किस प्राइस को लिया, हाई लो? तो 3 4 प्राइसेस है ना? नहीं, जो प्राइस का कॉलम है यहाँ। ओके ओके, थैंक यू। यस, तो ओके, सो इसमें स्टेशनरिटी चेक करने के बाद जो कि आई है वैल्यू 0.076,
तो इस मीन केस में थोड़ी सी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे इसको स्टेशनरी बनाने के लिए, क्योंकि पी वैल्यू ज़्यादा आई है 0.05 से। ठीक, दैट मीन्स के स्टेशनैरिटी नहीं है डाटा में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नल हाइपोथेसिस ये सेट किया हुआ था कि स्टेशनैरिटी नहीं है। और जो लोअर पी वैल्यू अगर यहाँ पे होती तो वो फिर हम सजेस्ट करते हैं, इससे ये टेस्ट होता है कि स्टेशनैरिटी है। तो ज़्यादा वैल्यू आई है पी स्टैटिस्टिक पी वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि हमें इसमें ज़रूरत थी। तो मैंने इसमें यहाँ पे आगे उसने भी लाइक डिफरेंसिंग अप्लाई की हुई है। ठीक है, डिफरेंसिंग हमने पढ़ा था कि 3 तरह के मेथड्स हैं स्टेशन नॉन स्टेशनरी डाटा को स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम सीरीज में। सो कोई रिकॉल करेगा कौन से थे वो 3 मेथड्स? स्टेशनरी नॉन स्टेशनैरिटी को स्टेशनैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स थे। एक तो डिफरेंसिंग हो गया, बाकी के 2 कौन से थे? जी, ओके, सो लेट्स जस्ट रिकॉल इट अ बिट। आई गेस यहाँ पे हमने पढ़ा था इसको। जी, ये देखें, डी ट्रेंडिंग, डिफरेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा था कि लोग ट्रांसफर सबसे ज़्यादा कॉमन है। डिफरेंसिंग हम इसलिए ले रहे हैं जिसमें वो ये देख रहे हैं कि जो मीन है वो स्टेबल रहेगा, और ट्रेंड मिस और आपकी सीजनैलिटी स्क्रीन को वो। वीएस कोड पर ही है। ओके ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, अब गूगल है यहाँ पे शो रहा। ओके, यस मिस अभी आया। हाँ, जी, ओके ओके, सो इसमें हमने देखा था कभी कि डी ट्रेंडिंग की एक है, एक डिफरेंसिंग और एक ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में जो कॉमनली यूज होती है वो लोग ट्रांसफर ही है। डी डिफरेंसिंग का जो मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यूजली यही अप्लाई होता है। तो इसमें बेसिकली वो ये क्या करता है कि this is a simple transformation of the series into a new time series which we use to remove the series dependence on time and stabilize the mean of time series. So trend and seasonality are reduced during this transformation, right? So आई होप कि ये इट विल हेल्प के, यानी आपने इसमें उसकी जो एक तो मीन स्टेबलाइज किया और दूसरा ट्रेंड और सीजनैलिटी को रिड्यूस किया। ठीक, और एक और ये चीज़ जो इसने बताई है कि हम इसमें जो सीरीज की डिपेंडेंस है ऑन टाइम वो इसको भी रिमूव कर रहा होता है। और एक डी ट्रेंडिंग था, इसमें जस्ट वो क्या कर रहा है कि डिफरेंस करके बताता है, ठीक है, वैल्यूज का ट्रेंड से। और एक ये जो सिक्लिक जो पैटर्न है वो इसमें ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता है डी ट्रेंडिंग करते हुए। सो डी ट्रेंडिंग, डिफरेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 थे मेथड्स, राइट? तो अब यहाँ पे अ, जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे सिंपली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंसिंग कर दी है। ठीक, और राइट, ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी कि हर एलिमेंट जो है इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब हम एरिया फुलर टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो टप्पल में 5 उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ फर्स्ट टू एक्सेस करते हैं रिजल्ट में से 0 और 1 करके। ओके ओके, सो अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसे हम लोगों ने डाटा में स्मूथनेस अप्लाई की थी, तो एरिया फुलर टेस्ट हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद हम स्मूथनेस अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो हमने पहले भी देखी थी कि उसमें वो अल्फा वैल्यू देते हैं, यानी स्मूथनिंग का एक लेवल है वो उस पर सेट करते हैं। ठीक, तो इस स्मूथिंग लेवल से बेसिकली हम क्या एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये आर्गुमेंट कंट्रोल करते हैं कि हमने पास डाटा पॉइंट्स को कितनी वेटेज देनी है, राइट? तो अगर हम ज्यादा स्मूथनेस का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक, यानी जैसे 1 के करीब ले हैं स्मूथनेस का लेवल, तो उसमें क्या होता है कि फोरकास्टिंग जो है, जो प्रिडिक्शन आ रही होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है जितने भी रिसेंट चेंजेस होंगे उस पर। ओके, सो यानी हम इसे आर्गुमेंट से कंट्रोल करें वेट जो हमने पास डाटा पॉइंट्स को देना है, सही?
तो अगर हम ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 के करीब लेके जाते हैं तो वो रिसेंट जो चेंजेस आएंगे डाटा के अंदर उसमें उसमें उसके लिए सेंसिटिव है। और मगर इसमें नॉइस और आउटलायर्स होने के चांसेस भी हैं। ठीक है। उससे ये मतलब ये जल्दी इन्फ्लुएंस होगा, ससेप्टिबल का मतलब ये जल्दी इन्फ्लुएंस होगा उससे। लेकिन जो लोअर अगर स्मूथिंग लेवल है, ठीक है, तो ये ज़्यादा पास डाटा पॉइंट्स को वेटेज दे रहा होता है अगर लो स्मूथिंग लेवल है। तो उससे क्या होगा कि वो जो रीसेंट चेंजेस हैं उससे तो लेस सेंसिटिव है, लेकिन ये बट ये जो है अडेप्ट होता है ट्रेंड से स्लोली। ठीक है। एक तो वो सेंसिटिव कम है रीसेंट फ्लक्चुएशन से, और इसके अलावा स्लो अडेप्ट होता है। सो ये दो लाइक हम लोगों ने देख ली कि स्मूथनेस लेवल के और सिंपल एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग हम करते क्यों है, ये भी हम लोगों ने ब्लॉग में देख लिया था कि उसने दो कर्व्स बनाई थी। एक बगैर स्मूथिंग के तो शार्प पिक्स आ रही थी हमारे पास ज़्यादा। तो यहाँ पे हम वेटेज दे देते हैं पास्ट वैल्यूज को। उसके बाद एफ आई जो यानी स्मूथिंग लेवल जब हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं, सो relatively we will get the best fit data for modeling, right? उतना एक्यूरेसी स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस होंगे जितना हम इसमें मतलब सही ये सारे प्रोसेसिंग कर रहे होंगे इसमें। तो एक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग होगी। अब उसके बाद मॉडल जो से हमने यूज़ करने हैं, यहाँ पे उसने फिलहाल के लिए एरिमा और सरीमा को यूज़ किया हुआ, राइट? तो इसमें उसने फिटिंग करवाई भी है अभी फिलहाल के लिए, नेक्स्ट में प्रिडिक्शन होगी। तो अगर आप एरिमा में देखें तो इसने ऑर्डर का एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, राइट? और ये ऑर्डर का जो आर्गुमेंट है ये क्या चीज़ बता रहा है? यस सर। मैम ये तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये वैसे बताता है, लैगिंग बताता है, लैग्स को बताता है। ओके, ये जो हम अरीमा में ले दें ऑर्डर का। कि ये जो मेरे ख्याल में जो ऑर्डर है ये लैग्स को मेंशन कर रहा होता है, आई थिंक। ओके। हम्म। सो ये जो वैल्यूज हैं स्पेसिफिकली जैसे 5 1 और 0 है, ये हम लोगों ने कल देखा था कि ये पी डी एंड क्यू की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन हमने इसमें देखा था कि पहली वाली वैल्यू कल ये मैंने जल्दी से जरा गो थ्रू कराया था सुमे भी कि ये वो डिस्कशन वैसे नहीं हुई। लेकिन जो पी वैल्यू है जो फर्स्ट वाली है, यानी कि ये ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर है। ठीक। तो ये बेसिकली इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है कि कितने नंबर ऑफ पास्ट वैल्यूज को हमने ऐड करना है मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट करवाते हुए। ठीक है, नंबर ऑफ पास्ट वैल्यूज कितनी ऐड होंगी। जो सेकंड है 1, ये डी से जैसे पी से पास्ट, तो पी से यूजली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ पास्ट वैल्यूज। डी से डिफरेंसिंग, तो यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इस पे डिफरेंसिंग अप्लाई करनी है इसको स्टेशनरिटी की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंसिंग मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे, ये उससे ये वो बताता है। ठीक है, डिफरेंसिंग सेकंड वाला जो इसमें वैल्यू है, और जो थर्ड वैल्यू है वो क्यू है। ठीक है, और जो क्यू यानी जो जीरो हमने जहाँ पे इसको सेट किया हुआ है क्यू की वैल्यू को, ये बेसिकली मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज जो हमने अप्लाई की थी ऊपर। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पास्ट फोरकास्टिंग एरर्स को हमने मॉडल के अंदर इंक्लूड करना है। इसको मूविंग एवरेज एवरेज ऑर्डर कहते हैं। ओवरऑल पूरा अगर इसका नाम है वो मूविंग एवरेज ऑर्डर है, और इसमें बेसिकली इस आर्गुमेंट इसमें यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि कितने नंबर ऑफ फोरकास्टिंग एरर्स, नंबर ऑफ एरर्स कितने पिछले पास्ट में से जो आए होंगे ना, वो कितने इसमें ऐड करने हैं, ताकि वो बिल्कुल ही वो लाइक डाटा जो है उसको पता हो कि यहाँ पे एक जो एरर्स हैं वो भी किस तरह के हैं। ठीक है, तो भी हम इसमें फीड करवा इसमें जिससे सिलेक्ट करेंगे कितने नंबर ऑफ एरर्स हम लोगों ने पास्ट वैल्यूज के जो आए होंगे मॉडल में इंक्लूड करने हैं। तो बेसिकली इससे ऐड करने से एक फायदा ये होगा कि रैंडमनेस हम जो डाटा के अंदर होती है ना, उस वो भी हम इसको चाह रहे हैं कि मॉडल उसको भी मतलब कंसिडर करे।
वरना बिल्कुल ही वो रोबस्ट, वो बिल्कुल लाइक वो ओवर फिटिंग की तरफ ना चला जाए, और अगर कोई और रेंडमनेस या थोड़ी सी भी आती है तो उससे उसकी एक्यूरेसी फिर डाउन होगी या रॉन्ग प्रिडिक्शन होगी। ये मैम ये क्यू क्यू क्या था? मूविंग एवरेज ऑर्डर, ये ओके। जो कि हमें नंबर ऑफ एरर कितने हम लोगों ने उसमें ऐड करने हैं, फोरकास्टिंग एरर्स, पास्ट नंबर ऑफ पास्ट फोरकास्टिंग एरर्स, हम इसमें कितने ऐड करेंगे मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये अरीमा में ये एक जो आर्गुमेंट है वो था। सही। दूसरा जो हमने ये वाला दूसरा मॉडल यूज किया सरीमा का, इसमें ऑर्डर तो वही है पी डी क्यू वैल्यूज, इसके अलावा साथ एक सीजनल ऑर्डर का आर्गुमेंट है। राइट। और इसके अलावा इसने यहाँ पे फिटिंग में डिस्प्ले इज इक्वल टू फास्ट किया, यानी जो आउटपुट में इसकी सारी जो वर्किंग है वो शो ना हो, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग आउटपुट इन द कंसोल जब हम रिजल्ट इसका शो करवाएंगे। सो इसमें जो ये हमें नजर आ रही है ना वैल्यू सीजनल ऑर्डर में, 1, 1 और 12, तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट वाला है वो सीजनल ए आर ऑर्डर है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है तो यहीं से दिखाते हैं, सीजनल ए आर ऑर्डर है फर्स्ट वाला। ठीक। तो इसमें बेसिकली लैग ऑफ वन सीजनल फैक्टर आ रहा होता है। ठीक है, यानी अगर सीजनल फैक्टर यहाँ पे क्या है, वो डेट्स है हमारे पास, तो ये जैसे अगर कोई दिसंबर मंथ की हम बात करें तो प्रीवियस दिसंबर की प्राइस, तो इस तरह से ये एक लैग ऑफ वन सीजनल। और इस तरह से जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है ये सीजनल डिफरेंसिंग को बताता है, डिफरेंसिंग ऑर्डर कितना होगा। इसके अलावा जो थर्ड आर्गुमेंट था ये बताएगा कि हमारे पास मूविंग एवरेज ऑर्डर कितना है, यानी मूविंग एवरेज ऑर्डर का मतलब यही है कि पास से जो प्रीवियस एरर है वो कितने हम लोगों ने ऐड करने हैं इसमें। और लास्ट वाला है सीजनल पीरियड। ठीक। तो सीजनैलिटी के कितने पीरियड्स हमने इसमें इंक्लूड करने हैं, तो ये सीजनल ऑर्डर के अंदर सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि हम लैग ऑफ सीजनैलिटी फैक्टर इसमें ले रहे हैं ए आर, और ए आर ऑर्डर, और सेकंड डिफरेंसिंग ऑर्डर, और थर्ड वन इज मूविंग एवरेज ऑर्डर, और फोर्थ वन इज द सीजनल पीरियड। ओके। सो ये जब हम लोगों ने इसके मॉडल्स को फिटिंग फिलहाल करवाई है, और इसके अलावा बाद में इसे स्मूथनेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग अप्लाई किया, और हमें पता है इसमें हम आर्गुमेंट देना चाहें तो वो स्मूथनेस लेवल का दे, सब स्मूथिंग लेवल का दे सकते हैं। ओके। इसके अलावा इसी स्मूथनेस को फर्दर स्मूथिंग प्रोसेस को उसने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक। इस पे आगे होल्ड लीनियर ट्रेंड मेथड भी अप्लाई किया है, जिसमें हमें पता है कि होल्ड वाला मेथड मीन्स को कांस्टेंट रख रहा था, और वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को लाइक थोड़ा सा उसमें से उसके इन्फ्लुएंस को रिमूव कर रहा था। ठीक है, तो उसी चीज को इसने यहाँ पे आगे फर्दर किया हुआ है, लीनियर ट्रेंड मेथड है। तो इसने मुझे होल्ड मेथड अप्लाई करके फिटिंग करवाई, और लेटर ऑन होल्ड विंटर्स मेथड से भी उसको मजीद एक्सटेंड किया स्मूथिंग के प्रोसेस को। ठीक। तो ये करने के बाद अब उसने यहाँ पे वो जो मॉडल फिट हुआ था, सही, उसकी वैल्यूज को वाई प्रोडक्ट में करवाया, और ट्रू वैल्यूज जो एक्चुअल प्राइस की वैल्यूज थी वो नहीं है। ठीक। तो उसका उसने मीन एवरेज यहाँ पे और मीन स्क्वायर एरर निकाला हुआ है। सही। और इसके अलावा एक और मॉडल जो प्रॉफिट का है। ठीक है, हमें पता है प्रॉफिट मॉडल बी इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस की फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, तो उसने वो यूज यूज किया, और उसके लिए उसने थोड़ा डाटा सेट अलहदा से बनाया, यानी इसी डाटा सेट में, यानी जो रिसेंट इंडेक्स करके जो इनिशियल डाटा सेट ही है ना हमारा, वही यूज किया हुआ बेसिकली। तो इनिशियल डाटा सेट जो हमारा था उसमें से सिर्फ हम लोगों ने इसमें डाटा फ्रेम चेंज करके डेट और प्राइस के कॉलम डाले हैं। और उसमें उसको रीनेम कर दिया थोड़ा सा सिंपलर वर्जन में, डेट को डीएस और प्राइस को वाई से, कि डेट के हिसाब से प्राइस की प्रिडिक्शन हो जाए। राइट। तो अब इसमें वो प्रॉफिट का जो डाटा फ्रेम है जब मैंने फिट करवाया और प्रिडिक्ट करवाया फ्यूचर, और यहाँ पे पीरियड्स में 365 दे रही हूँ, यानी कि ये 365 इसमें जो डेज हैं उसको कवर करेगा। ठीक है, ये बेसिकली ड्यूरेशन बता रहा है कितनी आगे उसने प्रिडिक्शन करनी है। राइट। तो ये 365 करेगा डेज की प्रिडिक्शन, यानी कि होल ईयर की। और इसके अलावा
मतलब कि यहाँ पे क्योंकि डेट्स ही है ना, तो 365 डेट्स को कवर करेगा ना, तो वो एक 1 ईयर बन जाएगा, सारी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे जो फोरकास्ट का टेबल है वो भी इसने ड्रा करवाना है। यानी पहले तो मैंने मीन स्क्वेयर एरर और एब्सोल्यूट एरर देख लिए, रूट मीन स्क्वेयर एरर, और फिर बाद में प्रॉफिट मॉडल जब अप्लाई किया है तो उसकी मैंने फोरकास्ट टेबल प्रिंट करवाया है। और फोरकास्ट टेबल भी मैंने उसमें से टेल यानी लास्ट 5 वैल्यूज जस्ट। सो मीन एब्सोल्यूट एरर 166 का मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है मोडल की प्रोडिक्शन से वो 167 ऑलमोस्ट डॉलर तक का एरर ऊपर नीचे हो सकता है। मीन्स के ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका ये मतलब है। ठीक है। ओके, सो इसमें फोरकास्ट टेबल जो हम लोग अब देखें तो यहाँ पे क्या किया हुआ उसने डेट वाइज हर डेट की जो उसने प्रिडिक्शन किया है उसमें फर्स्ट जो इसने कॉलम है वाई हैट, इसमें बेसिकली जो उसने प्राइस प्रिडिक्ट की है, राइट। और उसकी लोअर और अपर बाउंड्री क्या है वो इसने यहाँ पे साथ वो भी मेंशन की है उस प्रिडिक्शन की। सो वाई हैट में प्रिडिक्टेड वैल्यूज है उस डेट के रिस्पेक्टिव, और अपर और लोअर बाउंड क्या है उसका वो भी इसमें इसके फोरकास्टिंग टेबल के अंदर होगा, राइट। तो अच्छा ये चीज़ होगी। और इसके अलावा थोड़ी सी डाटा विजुअलाइजेशन इसमें की हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने, हालांकि ये स्टेप्स शुरू वाले आते हैं कि इसमें डाटा डाटा विजुअलाइजेशन में क्या मगर इट कैन बी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे इसने ऑर्डर किया हुआ। जैसे हमने ब्लॉग में देखा था तो उसने सबसे पहले स्मूथनेस करवा के फिर एडीएफ फुलर टेस्ट अप्लाई किया था। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रिवर्स किया। और यहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सारे वो जो प्राइस का कॉलम है उसको यहाँ पे देखा है कि क्या ट्रेंड बन रहा है। सो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे 2017 से बाद में इंक्रीज देखा है, और फिर उसके बाद एंड पे एक शार्प इंक्रीज है। तो अब इस पे अगेन उसने यहाँ पे रोलिंग एवरेज अप्लाई करके उसकी दोनों की देखिए कि डिफरेंस क्या बनता है। अगर हम इसमें रोलिंग एवरेज करके स्मूथनेस थोड़ी सी लेके आ रहे हैं तो ये ऑरेंज लाइन से हमें पता चल रही है स्मूथनेस करने के बाद ये डिफरेंस आया। तो शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशंस है वो इसमें जो है, अगर आप देखें गौर करें तो ऑरेंज लाइन में जो इस तरह के छोटे छोटे ये आ रही थी ना यहाँ पे फ्लक्चुएशंस, वो अब स्मूथनेस करके कम हो गई हैं रिलेटिवली। वहाँ पे अब स्मूथर लाइन है, राइट। सो ये मूविंग एवरेज का फायदा था। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस तो उसने इतना नहीं छेड़ा, लेकिन ज़्यादा इसका ही फायदा हुआ कि शॉर्ट टर्म बिल्कुल जो फ्लक्चुएशंस थी जिनका शायद इतना प्रिडिक्शन में भी रोल ना हो तो वो उसने यहाँ पे रिमूव कर दी है। ठीक। ओके, सो इसके अलावा मजीद इसकी विजुलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि डेट टाइम फॉर्मेट में आया हुआ ना, डेट इसकी जो डेट का कॉलम है। सो अगर नहीं भी हुआ तो हम इसको इंश्योर करने के लिए दोबारा से भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप बेशक इसकी डेट डी टाइप करके इसको चेक भी कर लें, तो अगर तो डेट टाइम में आ रही है उसकी तो देन इट्स फाइन। अगर नहीं भी है तो फिर हम फिर भी इसको मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, और उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। जब हमें पता है कि जब वो डेट टाइम में कॉलम कन्वर्ट होता है तो इसमें से मंथ ईयर या डेट स्पेसिफिकली डॉट इंडेक्स डॉट मंथ करके इसमें से मंथ निकाली, और मैंने उसमें मंथ का एक अलग से कॉलम बना के उसमें सारे मंथ की जो वैल्यूज हैं वो इसमें सेग्रीगेट किया, और मंथ वाइज अब प्राइस के डाटा को प्रिडिक्ट वो जो विजुलाइज करवा लिया यहाँ पे। बॉक्स प्लॉट बनाया है उसने यहाँ पे ताकि वो देख सके कि आउटलाइर्स वगैरह भी अगर हैं तो वो कितने हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा आउटलाइर्स भी काफ़ी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट क्या है, हमें इस चीज़ को इंटरप्रेट करना आता है। ठीक है, कि जो यानी जो ये बॉक्स है ये तो ये बता रहा है कि 25 से 75% डाटा, परसेंटाइल ऑफ डाटा इसमें है, मैक्सिमम डाटा। और विस्कर्स है और एक मिडल लाइन है हमारे पास इसमें जो मीडियन शो कर रही होती है। तो ये हर बॉक्स प्लॉट इसमें हर मंथ वाइज जो 12 मंथ्स है ईयर उसमें उसने डाटा को शो करवाया हर बॉक्स प्लॉट से, और रिस्पेक्टिवली इसके आउटलायर्स भी हमें शो हो रहे हैं कि यानी आउटलायर्स का मतलब ये कि कुछ में फ्लक्चुएशंस बड़ी ही आउट ऑफ द ट्रेंड जाके आई होंगी प्राइस के अंदर, काफी शार्प सी चेंजिंग्स आई होंगी उसमें, तो वो एज एन आउटलायर आ गई। तो ये चीज़ें बाकी क्लियर है। ठीक है, विस्कर्स जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज 1.5 फॉल करता है डाटा के ऊपर और नीचे, वो इसने यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओके, सो एक ही बॉक्स प्लॉट की विजुअलाइजेशन होगी। नेक्स्ट
ओके, सो एक तो आउटलायर्स के अलावा सीजनल ट्रेंड भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ मंथ्स में फोक्स जो है वो ऊपर है, ठीक है, यानी सेवन्थ जो इसमें हमारे पास मंथ है सेवन वाला, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा है यहाँ पे वैल्यू, और जैसे थर्ड वाला मंथ है तो उसमें कम है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा एक ट्रेंड सीजनैलिटी का पैटर्न में भी हो कि हमेशा हर दफा सातवें महीने में जाके ही थोड़ा इंक्रीज आ रहा हो और तीसरे महीने में डिक्रीज आ रहा हो। तो ये थोड़ा सा सीजनैलिटी को भी शो कर सकता है अगर हम इसमें मजीद डाटा को एक्सटेंड करें तब। ठीक। ओके, सो इसके बाद सीजनल डिकम्पोजिशन, जैसे हमने बताया था कि इसमें वो कंपोनेंट्स में उसको मतलब डिवाइड करके विजुलाइज करवा के हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी सीजनलिटी ट्रेंड वगैरह जो कि ऊपर से हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम इसमें सही तरीके से जरा सही विजुलाइज करने के लिए कि वाकई में ये कोई इसमें सीजनलिटी आई या कोई ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा है, तो हमने इसमें सीजनल डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, तो सीजनल डिकम्पोजिशन हमें पैटर्न अंडरस्टैंड करने में भी हेल्पफुल है डेफिनेटली। तो इसमें सिंपल सीजनल डिकम्पोज लिख के और उसमें प्राइस का कॉलम लगाया हुआ है, और मैंने इसमें सब प्लॉट बनवा के वो फिगर में ये हर एक उसकी जो थी, जैसे डिकम्पोजिशन डॉट ट्रेंड से इसका ट्रेंड का ग्राफ आएगा। इसमें डिकम्पोजिशन डॉट सीजनल से मैं इसके एक्सेस करूंगी कि सीजनल का उसने जो अलग से बना के डिकम्पोज की है वो इसमें यहाँ पे एक्सेस करे और उसका प्लॉट कर दे, इसी तरह से रिजल्ट का प्लॉट यहाँ पे कर दे। और इसमें सब प्लॉट 414 411 और 412 वगैरह, इसका क्या मतलब है, ये चीज समझ में है सबको? कौन बताएगा? अब मैंने इसमें बेसिकली सब प्लॉट्स बनाए, यानी मैं चाह रही हूँ कि ट्रेंड सीजनलिटी डिजाइडर का ये एक ही ग्राफ के अंदर सब प्लॉट्स यानी बने होंगे ना। तो इसमें 411 का क्या मतलब है? कौन बताएगा? ओके, सो बेसिकली 411 जो है ये लोकेशन बता रहा है कि उस जो ये पर्टिकुलर सब प्लॉट मैंने ड्रॉ करना है वो किस लोकेशन पे आएगा ना सब, लाइक क्योंकि मैं उसमें डिवाइड जो कर रही हूँ, मतलब एक ही इमेज के अंदर मैं अगर एक से ज्यादा उसमें ग्राफ्स प्लॉट कर रही हूँ तो मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी कि वो वाला पर्टिकुलर ग्राफ किस पे आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट वाला जो है आर्गुमेंट 4 वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो कितनी कितनी रोज होंगी, उसमें से ये कितने कॉलम्स होंगे और इसकी लोकेशन क्या है इस पर्टिकुलर की। तो यानी 4 रोज होंगी एक ही कॉलम में होंगी। ठीक, कॉलम एक ही बना के सारे ग्राफ्स डालने हैं, और इसमें इसकी पोजीशन ऊपर वाले ग्राफ की 1 थी, इसमें इसकी पोजीशन 2 है, थर्ड वाले ग्राफ की पोजीशन थर्ड ही बनेगी यहाँ पे, और फोर्थ वाले ग्राफ को फोर्थ पे प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से, यानी अब देखें तो कॉलम एक ही है, इसके साइड बाय साइड कोई नहीं उसने दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया। और कॉलम एक ही और रोज 4 बनाई हुई है उसने ना, 1 2 3 4, ये 4 ग्राफ्स को इसने इस तरह से 4 रोज बना के रहता रहता उसमें एक ही कॉलम के अंदर कर दिया सब। तो सब प्लॉट्स में इस आर्गुमेंट्स का ये फायदा है कि हम लोकेशन सेट कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे यानी 4 2 और 1 लिखा होता तो इसका क्या मतलब होना था? इसमें एक और बन जाता, इसके सामने एक और ग्राफ बन जाता। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला ग्राफ आना था, यानी ये फर्स्ट रो में इस पोजीशन पे ये वाला ग्राफ आना था। ठीक है, तो यानी मैंने इसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि कॉलम कितने जो है वो कौन सा वाला है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो तो जो सेकंड कॉलम है उसके लिए फिर यहाँ पे आना था। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यानी रोज रो 4 है, ठीक है, और कॉलम जो है वो 2 है इस केस में, और पोजीशन क्या है वो 1 है। ठीक, तो ये चीज इसमें शो हो रही है सब प्लॉट्स करके। ओके, सो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से ओरिजिनल ये था, उसकी डिकम्पोजिशन करने के बाद ये ट्रेंड है सेकंड ग्राफ में। सीजनैलिटी बिल्कुल लीनियर है, यानी कि कोई इतनी खास सीजनैलिटी इसमें नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं इसमें आ रहा, और रिजल्ट्स भी हैं, ठीक, जो कि नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो अगर इसमें ट्रेंड देखा जाए तो वही जैसे मैंने बताया था कि 2017 के बाद से ज़रा इंक्रीज आया ट्रेंड के अंदर। ठीक, तो सीजनैलिटी जो है इसमें
इतनी कोई खास नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। ओके, हॉरिजॉन्टल। और रिजॉइडल्स यहाँ पे जो कि हमें रैंडम उसके नॉइस शो कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड लाइक 2017 से ऑनवर्ड आगे आ रहे हैं वो भी। तो अगेन उसने यहाँ पे अब दोबारा से इसको फर्दर मॉडलिंग करके मुझे ये चेंजिंग्स कर करके देखा हुआ है कि टू इम्प्रूव, ठीक है, इसकी फोरकास्टिंग के लिए लेटर ऑन अप्लाई किया हुआ है। तो ये मैं शेयर कर दूंगी, बाकी ये चीज़ें मज़ीद आप अपने एंड पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक, ये तो अरीमा सरीमा के तो मॉडल सप्लाई होंगे फोरकास्टिंग के लिए। इसके अलावा जो एक आधा जो हम LSTM वगैरह मॉडल्स यानी टेंसरफ्लो के जो डीप लर्निंग साइड है, उस साइड पे भी जाके इसको प्रिडिक्शन के लिए, टाइम सीरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये LSTM मॉडल भी यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ। तो ये मैं मजीद जो इसके अंदर चेंजिंग्स हैं, ये लाइक मैं इसको थोड़ा सा नीट करके इस नोटबुक को तो मैं शेयर कर दूंगी गिटहब पे, सो यू गाइस कैन सी दैट। और इसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन होगा तो आप वो स्लाइड चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक, सो ये चीज़ क्लियर है आज? मैम यस सर। इसका कंपैरिजन भी कहीं किया किसकी किसकी फोरकास्ट अच्छी है? आई नहीं, अभी फिलहाल के लिए वो नहीं किया मैंने इसमें, वो नहीं है। जस्ट वो इसमें मीन्स के डर तक अभी फिलहाल निकाला, और वो जो इसकी प्रॉफिट से जो इसकी प्रोडिक्शन है वो यहाँ पे उसने बता दी है कि प्राइस ये है। ठीक, सो आई विल एक्चुअली ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो फिर इसको गिटहब पे मैं अपलोड कर देती हूँ। दैट्स अ नाइस पॉइंट कि फॉर श्योर कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। अ, तो यहाँ तक तो था टाइम सीरीज एनालिसिस, और मंडे से मशीन लर्निंग का एक होपफुली सेशन साथ ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हमारे साथ मतलब जो ट्रेनर है, मेन ट्रेनर, वो दूसरे होंगे। आई विल आल्सो बी देयर एज अ को ट्रेनर, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल, लाइक आप लोग आए और सीधा पार्टिसिपेट वगैरह करें। ठीक है, मशीन लर्निंग का उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से मे बी वो लेके चलें, तो यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा अभी तक के लिए, हम नहीं यहाँ पे रखते हैं। तो मशीन लर्निंग का बिल्कुल बेसिक से वो स्टार्टिंग से ABC से स्टार्ट होगा, प्रॉपर कोर्स ना, क्योंकि इसका स्कोप नहीं था इतना, फिर भी हम लोगों ने इसमें एक्सप्लोर किया इस डाटा एनालिसिस में, लेकिन वो प्रॉपर मशीन लर्निंग का। बस कौन सा लीड कौन करेगा उसको? सर अहमद, सर अहमद जज्जा, ठीक है, वो है। ओके, सो ओके, सो चलो ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, और अब सर जुबैर आर यू देयर? तो सर जुबैर ने प्रेजेंट करने थी अपनी मशीन लर्निंग की स्लाइड्स, तो उससे आई थिंक एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा मशीन लर्निंग का, जो बेसिक्स है हमारी, वो भी जो हमने कुछ डिस्कस भी की हुई है, तो वो भी सारी रिवाइज हो जाएंगी। और आगे भी कुछ शायद वो न्यू ऐड कर लें उस स्लाइड्स में। तो जितना टाइम होगा हमारे पास, आज के कुछ टाइम बचा और कल का, तो उसमें सर जुबैर प्रेजेंट करेंगे। सर जुबैर आ रही थे? यस मैम, मेरी ओके, आवाज़ सो क्लियर है? जी जी बिल्कुल, आई एम स्टॉप शेयरिंग इट। ओके, सो आप शेयर कर सकते हैं। ओके। हाँ मैम, कैन यू मेक हिम को होस्ट? जी। Is there anything? You can start. You are muted.
Okay. Okay. So my topic is machine learning guide for competitive excellence. Uh, ये मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं कि मशीन लर्निंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम कैसे कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी है केगल कंपटीशंस की कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो केगल एक डेटा साइंस की कम्युनिटी है। वहाँ पर कंपटीशंस होते हैं और डेटा सेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको डाटा मिल जाएगा वहाँ से और वहाँ पर आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो केगल के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे आप उसमें आपको रियल वर्ल्ड डाटा मिलता है। आप अपनी प्रोफाइल में आप अपना अपना न्यू डाटा भी अपलोड कर सकते हैं। आप इस तरह आपका पोर्टफोलियो डेवलप होता है, क्योंकि जब आप केगल के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं या आप डाटा सेट अपलोड करते हैं तो आपकी अपना पोर्टफोलियो डेवलप होता है। और ये एक बहुत बड़ी डाटा साइंस की कम्युनिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी डाटा साइंस की कम्युनिटी कोई और है इस वक्त। तो इस वजह से आपको वहाँ से मुख्तलिफ डोमेन नॉलेज भी मिलता है, डिफरेंट मॉडल की टाइप्स पता चलती हैं और आपको पता चलता है कि कौन से इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग मेथड्स हैं। कैगल का कंपटीशन नॉर्मली ये कुछ स्लाइड पहले ओवरव्यू हैं कि व्हाट इज केगल और इसमें कंपटीशन कैसा होता है और इसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम मशीन लर्निंग की तरफ आएंगे। तो कैगल की कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम गिवन होती है और डाटा सेट्स गिवन होता है और जिसमें आपने आपका काम बस यही है कि आपने मॉडल को मॉडल बनाना है और उसकी सबमिशन करनी है। उसी की बेस पर आपका लीडर बोर्ड बनेगा जिसमें आपकी स्कोर शो हो रहा होगा कि आपने कितना कितने एक्यूरेसी या आपका आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर। तो कैगल में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल इजी वे है। आप कैगल की वेबसाइट पे जाएं और कोई अभी कंपटीशन सेलेक्ट करें, वहाँ से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और डाटा को डाउनलोड करें और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एक न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी फेयर प्रेडिक्शन। तो डेटा सेट है हमारे पास, हमने प्रिडिक्ट करना है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक का फेयर कितना बनेगा न्यूयॉर्क सिटी में। इसी डाटा की बेस पर हम आगे कुछ देखेंगे इसको। सबसे पहले केगल में आपको दो दो डाटा टेस्ट ट्रेन का डाटा आपको अलग से गिवन होता है और टेस्ट डाटा आपको अलग से गिवन होता है। आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ट्रेन डाटा है उसमें ये एक कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम है और यहाँ पर वो नहीं है। तो ये एक हमारा टारगेट कॉलम है कि हमने फेयर अमाउंट को प्रिडिक्ट करना है। तो इसमें फीचर्स हैं हमारे पास, डेट, डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कीज। और हमने फेयर अमाउंट प्रिडिक्ट करनी है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट केगल हमें एक सैम्पल सबमिशन फाइल देता है कि आपका जो फाइनल सबमिशन होगी वो किस फॉर्म में होगी। तो उसको हमने रीड किया है। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हमने फाइनल सबमिशन करनी है उसमें बस की कॉलम हो और उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास फेयर अमाउंट, प्रिडिक्टेड फेयर अमाउंट होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में हमने फाइनली उसको सबमिट करना होता है, या ये डिपेंड करता है कि वो कंपटीशन टू कंपटीशन। सो आपने केगल की सबमिशंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले आपने ट्रेन डाटा को रीड करना है और उसके कॉलम्स को ऑब्जर्व करना है और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन।
सो आप अपने जो टारगेट कॉलम है फेयर अमाउंट को आप विजुलाइज करें कि आपका आपका जो टारगेट वेरिएबल्स है वो किस फॉर्म में है, वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। सो इसको हमने विजुलाइज किया तो हम देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में हमारा टारगेट वेरिएबल है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा हमारा टारगेट टारगेट कॉलम कंटिन्यूस है। सो इसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखते हैं ना इसमें, कि जी इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी पता चल रही है कि क्या ये नॉर्मल है या स्क्यूड जी है, या वो स्क्यूनेस किस हिसाब से है, या फिर इवन के मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन शेप यहाँ पे आ सकती है, हो सकता है लीनियर होता, हो सकता है कुछ और इसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ से बेसिकली मेन जी पर्पस यही होता है ज़्यादा इस प्रोग्राम का। जी कि बिल्कुल। मैं ताशा ने ठीक कहा कि मेन जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलती है। अदरवाइज डिस्क्रीट डेटा को भी हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते जी ठीक, गॉट इट। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग हम कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे। सो हमने लीनियर मॉडल सेलेक्ट किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल साइकिल लर्न से, और उसको हमने ट्रेन किया है, और ट्रेन किया है एक्स और वाई, उसमें फीचर्स दिए हैं और टारगेट वेरिएबल वाई दिया है, और उस और फाइनली हमने उसको प्रिडिक्ट किया है टेस्ट सेट पे। तो ये हम सारा देख रहे हैं कि हमने सबमिशन कैसे करनी है। हैं। तो अच्छा, मैंने मैंने नोट किया कोडिंग इसमें कोई इतनी मुश्किल वाला काम नहीं है। हाँ देयर इज जी, थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, आपने बस लगा देना। जी बिल्कुल। बस वो जो मॉडल की जो परफॉर्मेंस को बेटर बनाना है ना, वहाँ पर हमें बहुत खपना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो मैं समझा जो इसके अंडरनीथ है, वो जो जी थ्योरी है, अगर वो बंदे को समझ में आती है तो वो उसको फिर अच्छा उसको उसकी स्टोरी टेलिंग कर सकता है। जी बिल्कुल। सो स्टोरी टेलिंग हम के अलावा भी कि हम जब मॉडल को ऑप्टिमाइज वगैरह कर रहे हैं, तो अगर हमें उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी तो हम सही तरीके से, वो फिर हम बिल्कुल हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हो कि अगर हमें ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है तो वो भी नहीं ठीक। इट विल बी टाइम कॉस्टिंग, लाइक टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस पे। जी बेसिक्स क्लियर हों तो, बेसिक एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, आगे टाइम लग भी जाए तो कोई मसला नहीं। बेसिक्स में बंदा फंस ना जाए मेरे ख्याल से। कंटिन्यू करो। यस। सो हम वही देख रहे थे कि हमने सबमिशन कैसे करनी है। सो हम हमने इस फॉर्म में सबमिट करना है कि हमारे पास बस दो ही कॉलम हो, तो हमारे पास हमारे पास अपना टैक्सी टेस्ट डेटा सेट था, उसमें हमने दो ही वैल्यूज ली, की वैल्यू और प्रिडिक्टेड फेयर अमाउंट, और उसको हमने जस्ट दो कॉलम से लिया और उसको नाम दिया टैक्सी सबमिशन। क्योंकि हमने सीएसवी फाइल में सबमिट करना है, ये सारा पांडास डाटा फ्रेम की फॉर्म में है, तो हमने उसको सीएसवी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको नाम दिया फर्स्ट सबमिशन। तो ये हमारी सबमिशन फाइल प्रिपेयर्ड हो गई जो हमने सबमिट करनी है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कैगल पे कि कैगल का जो एवेल्यूएशन मेथड है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें आपको वो ट्रेन डेटा भी देता है, टेस्ट डेटा भी देता है। सो उसमें आपका जो पास टेस्ट डेटा होता है वो पब्लिक के लिए सेपरेट होता है, और कैगल खुद से एवेल्युएट करने के लिए उसके पास एक और फॉर्म में डाटा होता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। सो कुछ इनवाइट जब सर से मैं आते हैं उससे एक चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ कि कुछ इसके कंपटीशन आप देखेंगे कि कहने लर्निंग पर्पस के लिए हैं। तो अगर आप वो करते हैं, जैसे इवन कि टाइटैनिक का कंपटीशन भी है, वो जस्ट आपकी लर्निंग के लिए है। तो और कुछ जो रियल टाइम कंपटीशंस हैं वो भी, उसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कुछ होती हैं जो कंपनीज आके खुद ऑर्गेनाइज करवाती हैं, कुछ लोग आके खुद ही ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव आपको स्कोर्स भी मिलते हैं। हाँ उसमें ठीक है। और लाइक इवन बड़ी कंपनीज भी आके यहाँ पे कुछ डाटा जो है ऑर्गेनाइज करवा रही होती हैं। इवन कैगल के अपने भी डाटा सेट के पे ऊपर कंपटीशन हो रहे होते हैं।
So you guys can explore it. ये जी अच्छा, इसमें ये जो लीडर बोर्ड की जो पोजीशंस होती है ये कैसे? जी, मैं वही बताने लगा। ओके। सो असल में जो टेस्ट डेटा होता है ना, जो आप खुद से अपने मॉडल को एवेल्युएट करते हैं, कैगल का जो टेस्ट डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें से कुछ पार्ट पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो जिसमें कंपटीटर्स उसको अपने मॉडल को असेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा वो प्राइवेट होता है, वो खुद से एवेल्युएट करके आपका लीडर बोर्ड बनाता है। स्टार्ट में जब कंपटीशन हो रहा होता है तो वो पब्लिकली डाटा पे ही आपकी स्टैंडिंग्स को शो करता है कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं एज अ कंपटीटर। लेकिन जब फाइनल सबमिशन हो जाती है, कंपटीशन एंड हो जाता है, तो वो फिर अपने टेस्ट डाटा पे, प्राइवेट टेस्ट डेटा पे उसको एवेल्युएट करके उसकी रैंकिंग करता है। सो उसके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हो सकती हैं फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अगर क्लासिफिकेशंस के लिए हैं तो हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स हैं, रिग्रेशन के लिए और मैट्रिसेस हैं, और कोई मैट्रिक्स और कोई मेथड है तो उसके लिए और एवेल्युएशन मैट्रिसेस हैं।